न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। विश्व पुस्तक दिवस में हमें हर साल लेखकों, कवियों, संपादकों, प्रकाशकों और पुस्तकों के निर्माण और उन्हें दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने में शामिल हर व्यक्ति के महत्व की याद दिलाता है। आज की तेज गति वाली डिजिटल दुनिया में जहां डिजिटल स्पेस हर चीज़ की जगह ले रहा है, किताबों के महत्व पर जोर देना और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किताबों द्वारा दिए गए ज्ञान का कोई विकल्प नहीं हो सकता, चाहे वे किसी भी शैली में लिखी गई हो। विश्व पुस्तक दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि साहित्य की दुनिया में इस खास दिन का काफ़ी खास महत्व भी है। हर साल यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी के लिए एक स्थान चुनता है। इस साल ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो को विश्व पुस्तक राजधानी 2025 के रूप में चुना गया है। तो किताबों का क्या कुछ महत्व है, वो भी तब जब टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। सारा ज्ञान आज इंटरनेट पर मिलने की बात कही जाती है, लेकिन किताबों का अपना एक महत्व भी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से किताबों के महत्व को लेकर बात करें तो यह अक्सर कहा जाता है कि किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि किताबों में न सिर्फ हम भविष्य को तलाश सकते हैं, जिस इतिहास को देख सकते हैं, अनुभव भी किताबों से ही हम हासिल कर सकते हैं। और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा शुरू करेंगे। डॉक्टर विकास दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि निदेशक हैं साहित्य अकादमी के, और लेखक हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दीपक जी। तो डॉक्टर विकास दवे जी से शुरुआत करेंगे। विकास जी, क्या कहें, पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। किताबों के महत्व को लेकर बात कर लें, किताबों की जो इम्पोर्टेंस है उसको लेकर अगर आज बात करें तो आज के ज़माने में कितना इसको आंका जा सकता है? कमर जी, आपने जी बहुत अच्छे प्रश्नों से शुरुआत की, क्योंकि आज हम सब विश्व पुस्तक दिवस के संदर्भ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और स्वाभाविक रूप से इन दिनों जो चिंता आपने व्यक्त की है, मुझे लगता है कि हम सब लिखने पढ़ने वालों की वो कॉमन चिंता बन गई है। सब लोगों का साझा कष्ट है। ये कह सकता हूँ कि इन दिनों किताबें और स्वाध्याय की जो आदत है वो जी सामान्यतया मनुष्य की समाप्त होती जा रही है। और ये समाप्त होने वाली आदत कई बार हम लोगों को ऐसा लगता होगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र के या जी साहित्य क्षेत्र के लोगों की चिंता बनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमल जी, मैं अपनी बात को शुरू करने के लिए आपसे एक जी बहुत महत्वपूर्ण विषय साझा करना चाहता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पिछले दिनों एक वैश्विक सर्वेक्षण किया था दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में। और वो सर्वेक्षण वास्तव में बच्चों पर किया गया था कि नई पीढ़ी या नई पोध जो आ रही है सभी देशों की, क्या उसकी पढ़ने लिखने की आदत बची है क्या। जी और आश्चर्यजनक रूप से वो जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है वैश्विक स्तर पर, उसका जो पहला पैराग्राफ है उसको जी मैं आप सबके साथ शब्दशः बांटना चाहता हूं। जी उन्होंने लिखा है कि आने वाली पीढ़ियां अब केवल लिसनर और व्यूअर बन करके रह जाएगी। वो केवल सुनना और देखना पसंद करेंगे। आने वाली पीढ़ी रीडर नहीं बचेगी। और उसके बाद अंतिम वाक्य में उन्होंने एक और चिंता व्यक्त की, जी जो पीढ़ी रीडर ही नहीं बचेगी वह राइटर कैसे हो सकती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये हम सबकी साझा चिंता है। और इसका समाधान एकमात्र यही है कि हम सब लोग मिलकर के पुस्तकों से जुड़ने का प्रयास करें और आने वाली नई पीढ़ी जो है उसको भी पुस्तकों से जोड़ें। गजेट्स का जो बहुतायत हमारे जीवन में हुआ है उसके कारण से मुझे लगता है कि ये प्रभाव पड़ा जरूर है, लेकिन आज भी मनुष्य का मन जो है वह छपी हुई किताबें पढ़ने से ही तृप्त होता है। जी ऐसा मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। चलिए, बिल्कुल। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पीएचडी कर चुके हैं। दीपक जी, किस तरह देखते हैं पुस्तक दिवस को, और पुस्तक के महत्व को लेकर अगर बात करें तो किस पैमाने पर रखा जा सकता है? देखिए, हम शुरुआत से ही देख रहे हैं, जब हम पढ़ाई शुरू करते थे बचपनों में, आज भी किताबों का महत्व है, किताबें पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि अभी विकास जी ने हमें बताया कि कैसे पुस्तकों का महत्व अब कम या ज़्यादा हो रहा है, किस तरह से जो गैजेट्स आ गए हैं, स्मार्टफोन आ गया है, इसने पढ़ने और लिखने की बहुत सारी आदतों को कम करा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के आए थे। एक सबसे बड़ी चिंता मैं मानता हूँ कि आज के दिन में कोई लिखना है या कुछ पढ़ना है तो सबसे बड़ी चुनौती स्मार्टफोन है और सोशल मीडिया। पहले हम देखते थे कि पहले ब्लॉग आया था। शुरुआत में ब्लॉग में लिखते थे, लंबा लंबा लेखन होता था, तो वो भी किताब के करीब ही था, कोई ब्लॉग लिखते थे। इसके बाद में फेसबुक आया, फेसबुक ने थोड़ा कुछ कम लिखना शुरू किया। फिर हम फोटो में आए, वीडियो में। आज इंस्टाग्राम का ज़माना है, रील का ज़माना है और शॉर्ट्स आ गए हैं। ऐसे में जब किताबों की बात करते हैं तो किताबों का लेखन अभी भी चल रहा है, लेकिन एक चुनौती इस बात को लेकर नजर आती है कि कितना लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें बताया गया है कि आपको कुछ लिखना है उसके पहले आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है। एक किताब लिखने के लिए आपको कम से कम 100 किताबें पढ़नी होती हैं। रिसर्च में भी ये बात कही गई है कि रेफरेंस के तौर पे
आपको रेफरेंस कहाँ से मिलेगा? तो रेफरेंस के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा लिखेंगे। तो एक किताब लिखने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जब कोई लेखक बनना चाहता है या कोई किताब लिखता है तो उसे पहले बहुत पढ़ना चाहिए। लेकिन ये सोशल मीडिया के ज़माने में जब पढ़ाई कम हो रही है, वीडियो का ज़माना है, शॉर्ट्स देख रहे हैं लोग, रील देख रहे हैं, तो ऐसे में हमारी बुद्धिमत्ता, जब एआई में भी हम पहुंच गए हैं, तो बिल्कुल। कैसे हमारी बुद्धिमत्ता तैयार हो ताकि हम एक किताब लिख सकें? क्योंकि किताब कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होती, प्लेगरिज्म होते हैं, टेस्ट होते हैं, तब कोई प्रकाशक किताब छापता है। बिल्कुल। और जिस तरह से दवे जी ने भी ये बात कही है कि रीडर कम हो रहे हैं, जब रीडर ही नहीं होंगे तो राइटर कैसे बनेंगे। लेकिन विकास दवे जी, जिस तरह से देखा जाए कि पुस्तक के महत्व को लेकर शुरू से लेकर आज तक जो है समझाने की पुरजोर कोशिश की जाती है, स्कूलों में बात कर लें या जो कोर्सेज चलाए जाते हैं उनको लेकर अगर बात कर लें, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में जिस तरह से आपने भी जिक्र किया और दीपक जी ने भी ये बात कही है कि जिस तरह से आज हर कुछ इंटरनेट पर मिलने की बात कही जाती है, तो ऐसे में जो रीडर हैं उनकी तादाद कम हो रही है, कॉपी पेस्ट का जमाना हो रहा है। जब कॉपी पेस्ट हम करेंगे ना तो इतिहास को समझ सकेंगे, ना वर्तमान को, ना हमारे भविष्य के लिए योजना बनाई जा सकती है। तो किस तरह देखें इन बातों को? आपने बात तो सही कही। मैं दीपक जी की बात से भी बिल्कुल सहमत हूं जी। कि वास्तव में तकनीकी जिस तेजी से बढ़ रही है उसके चलते किताबों को कहीं ना कहीं हाशिए पर डालने का एक विधिवत कुचक्र भी इसको हम कह सकते हैं। लेकिन इसमें मुझे एक बात जरूर समझ में आती है, जी। एक साहित्य के विद्यार्थी के नाते मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे वह चैट जीपीटी हो या एआई हो, ये जी। अंततः सब मशीनों से उत्पादित सामग्रियां हैं और बिल्कुल। मशीन केवल वही उत्पादन करती है जितना उसके पास इनपुट प्राप्त होता है। जी। तो अंततः मनुष्य के मस्तिष्क का कोई पर्याय नहीं हो सकता। मनुष्य के लेखन की, रचना धर्मिता की ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बन सकती जिसको हम मशीन से पूरा कर सके। जी। अंततः कंप्यूटर या इंटरनेट आपको जो कुछ भी देगा वो सामग्री देने वाला है जो सामग्री उसको मनुष्य ने प्रदान की है। जी। उसी में से खंगाल करके वो एक साथ कुछ सत्व निकाल करके, एसेंस निकाल करके हमको दे देगा, ये हम मान सकते जी। हैं। लेकिन उस मशीन को ये सारी सामग्री देने का काम तो अंततः मनुष्य को करना है। इसलिए मेरा ये निश्चित मत है कि सामान्यतः हमको कई बार ऐसा लगता होगा कि गूगल जो है उसको हमने गुरु कहना शुरू कर दिया, गूगल को बाबा कहना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न तो गूगल गुरु हो सकता है, न वो बाबा का स्थान ले सकता है, क्योंकि ये सारी जो जनरेट की हुई सामग्री है ये आपका जीके तो बढ़ा सकती है लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ा सकती। मैं अक्सर, चूंकि बाल साहित्य का भी विद्यार्थी हूँ, जी। तो बच्चों से कहता हूँ कि आपने अगर ये सीख लिया कि सबसे दूर तक थूकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया, तो ये आपके जीवन में कभी काम नहीं आने वाला है। आप अगर खेलते खेलते गिर गए और अगर आपको ये पता नहीं है कि चोट लगने के बाद जो खून बह रहा है वो खून बहते हुए रोकने के लिए आपको हल्दी लगाना चाहिए, जी। ये ज्ञान है वास्तव में जो हमारी घर की दादी, नानी, माँ सबके पास है, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास नहीं है। तो ये सब चीजें गूगल से नहीं आती है। जीवन का विज्ञान जो है ये गूगल गुरु या गूगल बाबा से नहीं मिलता है, बल्कि घर में बैठी हुई हमारी जो पहली गुरु हमारी माँ है, दादी है, नानी है, या हमारे घर के दादा बाबा हैं, उनसे ये ज्ञान हमको प्राप्त होता है। जी। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए या तो मनुष्य चाहिए या पुस्तक चाहिए। जी। इन दोनों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त होता है। और ये एक और बात मैं इसके साथ जरूर जोड़ सकता हूँ, अच्छे निष्णात विद्वानों ने इस बात को अपने प्रयोगों से सिद्ध करके दर्शाया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में वही ज्ञान सर्वाधिक समय तक सुरक्षित रहता है जी। जो ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त होता है, पढ़ करके प्राप्त होता है। जी। आप ये जो स्क्रीन से प्राप्त ज्ञान है इसको बहुत लंबे समय तक संरक्षित और सुरक्षित नहीं रख पाते। जी। तो मुझे लगता है कि पुस्तकें पहले भी प्रासंगिक थी और आज भी हैं, और मुझे लगता है कि जीवन भर प्रासंगिक रहेगी, आने वाली अनेक पीढ़ियों तक प्रासंगिक रहने वाली है। बिल्कुल, ज्ञान का भंडार हो, जहाँ ज्ञान का भंडार हो तो प्रासंगिक रहना भी एक स्वाभाविक बात है। यहाँ पर दीपक जी, जिस तरह से आपको लेकर बात करें तो आपने भी पीएचडी की है और सोशल मीडिया में आपने जिस तरह से पीएचडी की तो काफ़ी लंबा रिसर्च भी किया है। एक दौर वो था कि किताबों के आधार पर ही सब कुछ हुआ करता था, चाहे साइंस से रिलेटेड बात कर ली जाए या जर्नल एनालिसिस से लेकर बात कर ली जाए, जिस तरह की डॉक्टर दवे ने भी बात कही है कि ज्ञान क्या होता है इसको भी समझाया। आज के दौर में सोशल मीडिया के जिस तरह से एक तेजी से हवा चलती दिखाई दे रही है, एक दौर वो था कि सिर्फ किताबें ही सब कुछ प्रेजेंट करती दिखाई देती हैं। तो किस पैमाने पर आंका जाए, किस तरह से इनको समझा जाए? दीपक जी। देखिए, वर्तमान दौर में हम ना किताबों को दरकिनार कर सकते हैं ना जी। सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया या इंटरनेट मीडिया, एआई कंटेंट जो है उसे पूरी तरह से हम खारिज नहीं कर सकते। जिस तरह से समय बदल रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है और उस अनुपात पे हर
सामग्री हम प्रिंटिंग रूप से पहुंचा पाएँ, वो भी आने वाले समय के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो ऐसे में इंटरनेट को हम तो खारिज नहीं कर सकते, सोशल मीडिया को, लेकिन एक विश्वसनीयता बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो सामग्री इंटरनेट में आ रही है, क्योंकि अब कहीं पर भी कोई किताब डालते हैं, आप सोशल मीडिया और राजनीति डालते हैं, तो वो लाखों की संख्या में रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। लेकिन हम जो जानकारी, हमारी जो पीढ़ी, नई पीढ़ी है, या जो लोग उससे इंटरनेट से पढ़ते हैं, तो वो जो जानकारी सामने आ रही है उसकी विश्वसनीयता कितनी अच्छी है। कई बार हम खबरें लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो किसी ने कहा हम एक विषय डालते हैं, वो AI जो है बना के दे देता है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता कितनी है, उसमें जो तथ्य हैं वो कितने सही हैं। तो ये हमारा जो निर्माण है, ये निर्माण हमारी किताबें करती हैं। कि अगर एक मेरे पास एक किताब रखी है, आप देखेंगे मैंने ये किताब लिखी है, अगर ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर और मध्य प्रदेश के शासन पर किताब लिखी गई है, माई मध्य प्रदेश। हम जब कहीं इंटरनेट में डॉक्टर मोहन यादव डालते हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात आती है, बहुत सारी बात आती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि इस किताब में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आपको इंटरनेट में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी। हो सकता है 5% डाटा आपको मिले, क्योंकि इस किताब को लिखने के लिए मैंने निजी तौर पर रिसर्च करी है, मैं लोगों से प्रत्यक्ष रूप से मिला, मैंने इंटरव्यू करा, और मैंने अलग अलग लेख, मैंने इंटरनेट से भी वीडियो के कंटेंट लिए, ऐसा नहीं है ये नहीं किया, तो उसके बाद आई है। लेकिन अब कभी जब किसी को एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, 1 साल की सरकार के बारे में कुछ डाटा चाहिए, तो वो इंटरनेट में जितना खोजेगा तो संशय नहीं होगा, लेकिन ये किताब अगर वो पढ़ लेगा एक बार, या किताब रहेगा, तो एक संदर्भ के तौर पर यूज कर सकता है। और मुझे लगता है यहाँ पर जो गलती है, एरर है, वो 0% की गुंजाइश पर आ सकती है। इंटरनेट में थोड़ी सी चुनौती ये है कि वहाँ पर जो सत्यता है उसकी पुष्टि मुश्किल होती है कई बार। बिल्कुल, जो फैक्ट्स, जो तथ्य की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं दीपक जी, और ये जो बात आपने कही है कि जो तथ्य असल में अगर कहीं मिलेंगे तो वो पुस्तकों से मिलेंगे, लेकिन आज के युवा को लेकर बात कर लें, हर एक चीज़ में शॉर्टकट अपनाना एक जिद सी बन गई है इस युवा की। तो सीधे सीधे किताबों को न ढूंढते हुए, किताबों में अपने टॉपिक, विषय या उससे रिलेटेड कंटेंट न ढूंढते हुए सीधे सीधे नेट पर ढूंढता दिखाई देते, तो क्या लगता है इन युवाओं को किताबों के प्रति रुचि जगाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? ये हमारी भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की है, उसमें काफ़ी हद तक प्रावधान किए गए हैं कि हम वापस किताबों के कंटेंट पर आएँ, रिसर्च पर आएँ, क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी सबसे मजबूत अगर पहली है तो रिसर्च है जी। मुझे कोई भी पढ़ाई लिखाई या कोई भी कार्य रिसर्च से ही शुरू होता है। तो इस दिशा में हमारे यहाँ पे काम हो रहे हैं, लेकिन आगे भी अगर नई पीढ़ी को हमें जोड़ना है तो लेखन पाठन से जोड़ना पड़ेगा। मुझे पिछले दिनों एक जानकारी आई थी कि हमारी भारत सरकार ने एक फेलोशिप स्टार्ट करी है युवाओं के लिए, कोई सब्जेक्ट्स पे हमें लिखना है। रिसर्च को लेके नेट JRF का जो पेपर होता है, पहले वो पेपर लिखने का होता था, उसमें 1200 शब्दों के, 1000 शब्दों के, 250 शब्दों के पेपर होते थे, हमने देखा है। हमें उसमें लिखने की जो हमारी क्षमता थी वो आंकी जाती थी, उसके आधार पर तय होता। अब वो ऑप्शनल में आ गई है। तो ये चुनौती तो है, जब हम किसी विषय पर कुछ 200 शब्द लिखेंगे और उसी विषय पे हम टिक मार्क करेंगे, तो 250 शब्दों में हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो सामने आएगी, तर्क शक्ति आएगी। UPSC का रिजल्ट कल आया है, UPSC के जो मेंस पेपर होते हैं उसमें बिल्कुल लिखने वाले निबंधात्मक कुछ प्रश्न होते हैं, और विषयों पे गंभीर शब्दों में 2000 शब्दों में, 2500 शब्दों में किसी विषय पर लिखना पड़ता है। तो ऐसे में जब वो अधिकारी बनकर आते हैं तो देखिए पॉलिसी मेकिंग में उनका कितना दखल होता है और किस तरीके से वो काम करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि नई पीढ़ी को लिखने पढ़ने से जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जहाँ पर ऑप्शनल पेपर का ऑप्शन आ गया, हमें वापस निबंधात्मक प्रश्नों की ओर आना चाहिए, ऑप्शन पे थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन जो है हमारी सोचने की जो तर्क क्षमता है उस पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव तो डालते हैं। चल बिल्कुल। डॉक्टर दवे, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह कहा जाता है कि संस्कार की बात हो तो संस्कार जिसको मिलते हैं वो एक अच्छा व्यक्ति बनता है, लेकिन व्यक्तित्व अपना बनाने के लिए कहीं ना कहीं ज्ञान की ज़रूरत होती है, और ज्ञान जो है किताबों से ही भरपूर तरीके से लिया जा सकता है। तो इस बात को किस तरह देखें? निश्चित कमर भाई, मेरा ये स्पष्ट मत है कि कोई भी मनुष्य आदर्श तभी बन पाता है, वो किसी राष्ट्र का आदर्श नागरिक बने या अपने परिवार का एक आदर्श सदस्य बने, वो अच्छा बेटा बने, पिता बने, पति बने, भाई बने, बहन बने। ये सब बनने के लिए उसमें जीवन मूल्य की आवश्यकता प्राथमिक है। और ये केवल हिंदी पढ़ने लिखने वालों की बात नहीं है। विश्व के किसी भी समाज में एक आदर्श व्यक्ति के निर्माण में ग्रंथों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। और हम लोग सामान्यतया, विशेष करके भारत में रहने वाले हम सब लोग मानते हैं कि हम उसको धर्म कहें, मजहब कहें या रिलीजन कहें, इन सब से ही मनुष्य को जीवन मूल्यों की प्राप्ति होती है। एक दूसरे का सहयोग करना, मित्रता रखना, एक दूसरे के प्रति संवेदना रखना, दया रखना, अहिंसा का पालन करना, ये सारी चीजें हमको धर्म ग्रंथ सिखाते हैं। और भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में आज आप जितने धर्म मजहब पंथ हैं उनको सेमेटिक नॉन सेमेटिक में बांट करके भी देखें तो सारे धर्म मजहब जो हैं, रिलीजन है, वे सब के सब पुस्तक आधारित हैं, सभी के सभी।
चाहे इस्लाम को देखें तो वो कुरान पर आधारित है, ईसाइयत को यदि हम देखते हैं तो वो बाइबल पर आधारित है, हिंदुत्व को हम देखते हैं तो वो गीता, रामायण, महाभारत, इन तमाम धर्म ग्रंथों के आधार पर जीवन मूल्य तय करती है। तो निश्चित तौर पर मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण इन ग्रंथों से ही होता है। और विशेष करके भारत से जन्मे जो अन्य पंथ है, हम देखते हैं कि जैन दर्शन पूरा का पूरा आगम से आता है, बौद्ध दर्शन पूरा का पूरा त्रिपिटक से आता है, और इसी तरीके से सिख पंथ ने तो एक अद्भुत आदर्श स्थापित किया है। और वो मुझे लगता है कि पुस्तकों की महत्ता को स्थापित करने वाला सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण मैं उसको मानता हूँ। वहां पर आप देखिए 10 गुरुओं की श्रृंखला चल रही थी। मनुष्य के रूप में वे जीवन में आए थे, भौतिक देह लेकर के आए थे और वो गुरु बने, लेकिन अंततः गुरु गोविंद सिंह जी पर जाकर के ये स्थापना उन्होंने दी कि भाई व्यक्ति में कभी भी दोष आ सकता है, लेकिन ग्रंथों में दोष नहीं आता, पुस्तक में कभी दोष नहीं आता। और इसलिए 10 गुरुओं की वाणियों को संग्रहित करके गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में एक स्थायी गुरु दे दिया गया सिख पंथ में। तो मुझे लगता है कि ये हमारे यहाँ पर ग्रंथों की, पुस्तकों की महत्ता को दर्शाने वाला है। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करना ये ग्रंथों के माध्यम से ही संभव होता है। अच्छे संस्कार देना, ये मुझे लगता है कि इसका श्रेष्ठतम माध्यम पुस्तकें ही हो सकती है। बिल्कुल। और जिस तरह डॉक्टर दवे देखा जाए पत्रकारिता, आपने भी काफ़ी गहराई से इसको देखा है, हम लोग भी इस पत्रकारिता के क्षेत्र से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और शुरुआत में जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अगर रीडर नहीं होंगे तो राइटर कैसे पैदा होंगे, तो नहीं लग रहा आज की पत्रकारिता में हाथ से लिखने का दौर खत्म हो गया, सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, जहाँ खबर आई कंप्यूटर पर टाइप किया और खबर को आगे बढ़ा दिया गया। तो नहीं लग रहा कि जिस तरह से राइटिंग स्किल लोगों में कम होता दिखाई दे रहा है, तो उसको किस तरह समझे? निश्चित बात है, हमारी जो लिखने की क्षमता जो कम हो रही है ये बहुत चिंता का विषय भी है। दरअसल लिखना दरअसल केवल एक गुण मात्र नहीं है, ये व्यक्ति की संवेदना को भी बढ़ाता है और उसकी रचनाशीलता को भी बढ़ाता है जी। और एक सामान्य मनुष्य में जो श्रेष्ठतम गुण हमको दिखाई देते हैं, उसके लिए इन दोनों चीजों की बहुत आवश्यकता है। संवेदना की भी जरूरत होती है और रचनाशीलता की भी जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति नवाचार ही तब कर पाता है। हम देखते हैं कि पत्रकारिता के संदर्भ में, जैसे आपने कहा, संयोग से मैं अभी पत्रकारिता के एक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच था, तो उनको भी मैंने यही कहा कि क्रिएटिव राइटिंग से आप अपने आप को दूर मत करिए। यंत्र हमारे साथ रहे, हम लिखने का माध्यम कोई भी बने, लेकिन रचनात्मक लेखन जो है ये एक मनुष्य को सकारात्मकता देता है। और मैंने उनको उदाहरण के रूप में कहा था कि एक सर्वेक्षण का मैंने उल्लेख किया था कि आत्महत्या करने वाले अधिकांश लोग वो होते हैं जिनमें रचनात्मकता का गुण नहीं होता है। जो रचनात्मक है व्यक्ति, चाहे म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, वो चित्रकला से जुड़ा हुआ है, लेखन से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग सामान्यतः आत्महत्या कम करते हैं। ये मनोविज्ञानियों ने कहा है। तो इसलिए निश्चित तौर पर आपके कथन के सहमति जताते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ कि नई पीढ़ी को वास्तव में इस रचनात्मक लेखन से जोड़ने की आवश्यकता है। इससे उनके जीवन में भी सकारात्मकता आएगी। बिल्कुल, वाकई का अच्छी बात यहाँ पर आपने कही कि अगर क्रिएटिव राइटिंग हमारे अंदर होगी तो कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दीपक जी, बात अगर लेखन की कही जाए तो एक लेखक को लेकर एक कहा जाता है कि काफ़ी लंबा रिसर्च करते हुए सच्चाइयों को, फैक्ट्स को एक पुस्तक के माध्यम से लोगों के बीच रखना एक बड़ी चुनौती होती है। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया था कि इतना आसान नहीं होता किताब लिखना, लेकिन आज के दौर में किताब लिख भी दी तो उस किताब को समझना, उस किताब के लिए लोगों को तैयार करना कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए कमल जी, मैं ये कह रहा था कि किताब के अलग अलग विषय होते हैं। एक शोध आधारित किताब हो सकती है, एक कहानी हो सकती है, कोई उपन्यास हो सकता है, या कोई कविता के रूप में भी आती है। बहुत सारे अलग अलग विषय हैं जिस पे व्यक्ति किताब लिख सकते हैं। मैं चूंकि शोध आधारित किताब की बात इसीलिए करूँगा कि शोध आधारित लेखन इसलिए इम्पोर्टेंट माना गया है बहुत ज़्यादा कि वो किसी के लिए रेफरेंस बनता है। कोई इन्फॉर्मेशन, आज हम इतिहास पढ़ते हैं तो वो शोध आधारित लेखन ही है, बिल्कुल, कि जिसके आधार पर हम अपना इतिहास पढ़ रहे हैं। भविष्य में हम जब पढ़ेंगे, भविष्य में जो हमारी किताबें होंगी तो वो एक रेफरेंस बनेंगी। तो किताबें लिखना इसलिए चुनौतीपूर्ण है कि उसके लिए समय बहुत चाहिए। एक तो आपको लंबा समय चाहिए। अगर आप किताब लिख रहे हैं तो उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो, एक कोई किताब 1 साल में लिख सकते हैं, कोई 4 महीने में भी। तो जितना ज़्यादा रिसर्च होगा, क्योंकि आपको कुछ फैक्ट अगर लिखना है तो आपको उसे कंफर्म करना होगा, और कंफर्म आप कर रहे हैं तो आपको भी कंफर्म होना पड़ेगा कि हमने जो विश्लेषण किया है वो हमारी सच्चाई कितनी है। क्योंकि किताब के रूप में जो एक बार आ गई तो वो शोध ग्रंथों में अलग अलग चीज़ों में लिखी जाती है कि हमने इस किताब से लिया। आज हम राम जी के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो हम रामायण देख लेते हैं, कृष्ण जी के बारे में गीता हमारे लिए वो है। तो
बहुत सारी चीज़ें कि हम एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में हो, किताबें जो भी लिखी जाएं तो बड़े ही गंभीरता के साथ में लिखी जाएं। और अब तो ये थोड़ी सी चुनौती मैं देखता हूं कई बार कि लेखक भी बहुत हैं और पब्लिशर भी बहुत हैं, ये व्यावसायिक रूप में भी हमारे सामने है, हमने देखा है अलग अलग तरीके से किताबें लिख दी जाती हैं। लेकिन लेकिन इस आज ये चुनौती बड़ा में बिजनेस बन गया जिस तरह देखा जाए दीपक जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा निजी अनुभव है कि हमारे सामने जब बहुत सारे लोग आते हैं तो एक व्यवसाय के रूप में है कि कुछ आप पैसे दे दीजिए और आपको हम कुछ लिखिए थोड़ा। हम ये यहाँ तक ये भी बात है, मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा ही लगा आज किताब, ये आपने चूंकि विषय छेड़ दिया है। लोग किताब लिख देते हैं, पब्लिशर नाम आपका लगा देंगे, दीपक राय आप ये हैं, हमने किताब लिख दी आपके लिए, आप जी। इतना भुगतान कर दीजिए, हम आपको 100 कॉपी दे देते हैं। तो इस तरीके की चिंता तो है कि हम कोई किताब लेके जा रहे हैं, हमने लिखा नहीं है, हमें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हम लेखक बन गए। लेकिन उसकी भी एक सीमा है, कितने दिनों तक हम चीज़ें कर पाएंगे, उसकी बहुत लंबी आयु मैं नहीं देखता हूँ। जी। जहाँ तक हमारे बीच में शोधग्रस्त होगा, लेखक होगा, तो यहाँ पॉलिसी में भी कुछ बदलाव करने चाहिए कि इस तरह से व्यवसाय ना हो। किताबें हैं, गंभीरता है, कोई भी लेखन हो, जहाँ भी लेखन हो, गंभीर लेखन हो और उस पर वो विश्वसनीय हो। मैं विश्वसनीयता पे सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर दवे जी, जिस तरह से बात की जाए, किताबों की अपनी एक कैटेगरी होती है, चाहे साहित्य रचना को लेकर बात कर लें, कहानियों को लेकर बात कर लें, सूचना से संबंधित पुस्तकों को लेकर बात कर लें। लेकिन एक दौर था जब साहित्य से जोड़कर अगर किताबों को देखा जाता तो काफ़ी अच्छी कहानियाँ, काफ़ी अच्छे टॉपिक उसमें से निकल कर सामने आते। तो शायद यही वजह रही कि इन पर कई सारी फिल्में भी आज बनती दिखाई दी। और साथ में जी, इसका मूल कारण मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तेजी से तकनीकी और विज्ञान का विकास हो रहा है समाज में, संपूर्ण विश्व में हम देखते हैं, उतनी ही तेजी से नए विषय भी बनते चले आ रहे हैं। मैं कई बार बाल साहित्यकारों से जब बातचीत करता हूं तो मैं कहता हूं कि अब वो युग तो चला गया कि चंदा मामा दूर के पोए पकाए बूर के हम गाते थे। आज के बच्चे ने तो चंद्रयान को विधिवत चंद्रमा पर उतरते देखा है टेलीविजन की स्क्रीन पर बैठ करके। तो अब उसको बहुत सारी जानकारियां भी है और विज्ञान उसके लिए बड़ा सुलभ हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विषयों की विविधता तो बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन इससे पुस्तक का महत्व कम नहीं होता है। सामान्यतया जिस दिशा में आपने संकेत किया कि पहले भी पुस्तकें छपती थी और उसमें सूचनाएं भी पर्याप्त मात्रा में मिलती थी। मैं एक उदाहरण तो कई बार बड़े गर्व के साथ देता हूं कि आप पुस्तक की महत्ता को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आकलित करना चाहें तो विज्ञान के क्षेत्र में कितना बड़ा अवदान है साहित्य का कि अमेरिका के एक फिक्शन राइटर ने एक उपन्यास लिखा और उस उपन्यास में चंद्रमा पर एक यान भेजने की उसने कल्पना की। और आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसने अपने उपन्यास में, जबकि वो तो गल्प कथा थी, कल्पना मात्र थी, लेकिन साइंस फिक्शन था, इसलिए उसने चंद्रयान को लेकर के जितने फैक्ट दिए, तो वो सारे फिगर और फैक्ट, वो कितनी दूरी तय करेगा, वो पृथ्वी के आकर्षण क्षमता से बाहर जाने के लिए कितना फ्यूल उपयोग करेगा, कितनी तेजी से उसको भेजने के लिए कितने रॉकेट लगेंगे, ये सारी बातें जब उसने लिखी तो आश्चर्यजनक रूप से लगभग उस उपन्यास के लेखन के 60 वर्ष बाद चंद्रयान का आविष्कार हुआ दुनिया में पहली बार। और आश्चर्यजनक बातें ये थी कि वो जो चंद्रयान बना था वो उस उपन्यास के चंद्रयान से पूरी तरीके से मैच करता था। जी। तो कहने का तात्पर्य, जब कल्पनाएं साकार होती है तो साहित्य और पुस्तकें ये मनुष्य को प्रगति करने के लिए भी प्रेरित करती है और उतनी ही फैक्चुअल भी बन जाती है। वो एक युग में कल्पना थी लेकिन वो साकार हो जाती है। एक रोबोट को हमने देखा कि कल तक वो किताबों का हिस्सा था लेकिन अब साकार होकर के हमारे सामने आ गया है। तो कुल मिलाकर के किताबों का महत्व तो बढ़ता चला जाएगा, विषय बढ़ते चलेंगे और नए नए विषय जैसे जैसे आते चले जाएंगे। और आप देखिए कि आज अगर कोई साइंस फिक्शन लिखेगा तो वो ये कहेगा कि मनुष्य का शरीर जो है उसमें कोई चिप लगा दी जाए, और देखते ही देखते आप आने वाले 10 साल बाद देखेंगे, 5 साल बाद देखेंगे कि वो कल्पना साकार हो रही है, मनुष्य के शरीर में भी चिप लगने लगी है। तो ये सब चीजें मुझे ऐसा लगता है कि किताबों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में आएंगी, लेकिन ये विज्ञान को भी दिशा देगी, चिकित्सा विज्ञान को भी दिशा देगी और इतिहास और बाकी सब तो रचे ही जाएंगे इन किताबों के माध्यम से। बिल्कुल, साइंस का जिक्र आपने यहाँ पर किया, तो साइंस को लेकर जिस तरह से कहा जाता है कि बिना प्रैक्टिकल के साइंस अधूरा है, और ये बात भी कही जाती है कि साइंस पर जो प्रैक्टिकल किए गए हैं उसको लेकर थ्योरी एक किताब में जो है लिख दी गई है। लेकिन आज जिस तरह से लोगों की सोच बदली है, तो डॉक्टर दवे ये बात भी कहते हैं, लोग सुनाई देते हैं, खास करके नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं अब धीरे धीरे करके जो आगे एक चुनौतीपूर्ण पढ़ाई की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहा है, तो खुले तौर पर वो ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल करके थ्योरी आसानी से तैयार की जा सकती है, लेकिन थ्योरी के आधार पर प्रैक्टिकल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो किस तरह समझे इस बात को? नहीं, लेकिन मैंने जो अभी उदाहरण दिया है इसीलिए मैंने सवाल किया जी। मैं वही कह रहा हूं कि नई पीढ़ी को ये समझाने की आवश्यकता है, और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि आज एक बार, जिसे टाइटैनिक के संबंध में कहा जाता है, टाइटैनिक जहाज जब डूबा था
तो ऐसा बताते हैं कि टाइटैनिक के डूबने से लगभग 30 वर्ष पहले अंग्रेजी का एक उपन्यास आया था, और अब तो बाद में तो उस पर टाइटैनिक पर फिल्म भी बन चुकी, लेकिन उस उपन्यास में जिस ढंग से एक बड़े जहाज के डूबने और मनुष्य जाति के द्वारा संघर्ष करते हुए अपने प्राणों को बचाने के लिए जिस प्रकार का कथानक रचा गया था, लगभग वैसा का वैसा घटित हुआ 30 साल बाद जाकर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम उल्टे ढंग से सोच भले ही रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी को ये बताने की आवश्यकता तो है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आज जो साहित्य है वो कल वास्तव में घटित होगा, इसकी पूरी संभावना बनी रहती है। और चूंकि घटनाएं, तो जैसे हम कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, वैसे ही जीवन की प्रत्येक घटना अपने आप को दोहराती है। बिल्कुल, हर दुर्घटना मनुष्य को सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो दीपक जी क्या कहेंगे अंतिम में दर्शकों के लिए? और समाज उससे आगे की निर्मित करता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, दीपक जी क्या कहेंगे? मैं दर्शकों से आपको ये कहना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों से शुरुआत करते हैं। छोटा बच्चा जब पढ़ाई करता है तो आजकल जो पढ़ाई का सिस्टम रहा है वो बहुत पुराने अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लाद के गए हैं। एक रटी हुई पढ़ाई करें, तनाव बहुत है बच्चों में। डॉक्टर विकास जी दवे जी भाई साहब ने भी यही बात अभी कही थी कि हम जो कर रहे हैं, लिख रहे हैं रचनात्मकता, तो रचनात्मक लेखन सिखाना चाहिए। छोटे थे हम तब गाय का निबंध लिखते थे, दिवाली पर निबंध लिखते थे, ईद पर लिखते थे, अलग अलग विषयों पर लेखन होता था। तो ऐसे ही बच्चों को लेखन के प्रति जोड़ें और जहाँ तक संभव हो बच्चों को छोटे छोटे विषयों पे कहानी सुनाएं, उन्हें लिखने के प्रति उनकी रुचि करें। अखबारों में कहानी लिखते हैं, लेखन करते हैं लोग, सोशल मीडिया में लिखें, उन्हें बताएं कि छोटे छोटे शब्दों में कैसे लिखना। लिखने के प्रति रुचि बढ़ाएंगे तो सकारात्मकता आती है और वो याददाश्त तेज करता है। जो लिखा हुआ व्यक्ति पढ़ता है उससे याददाश्त तेज होती है। बिल्कुल। दवे जी, बस अंत में कम शब्दों में जानना चाहेंगे, रीडिंग और राइटिंग स्किल बच्चों में बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएं? मुझे लगता है कि सामान्यतया दीपक जी की राय से ही सहमत होते हुए इस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि लिखने पढ़ने का अभ्यास ये बचपन से ही डालना जरूरी है। और इसलिए मैं बिल्कुल एक वाक्य में पंचलाइन की तरह ये कह सकता हूँ कि अभिभावक और माता पिता जो हैं वो यदि एक अच्छी संतति तैयार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी संतान श्रेष्ठ नागरिक बने किसी देश के, तो हम उनको 400 रुपए की खिलौने की बंदूक दिलाने के बजाय 40 रुपए की किताब जरूर खरीद करके दें। ये जो किताब बचपन में हम खरीद करके उनको देंगे, मुझे लगता है कि वो उनको अच्छा मनुष्य बनाने में समर्थ सिद्ध होगी। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर कि डॉक्टर विकास दवे हमारे साथ जुड़े और दीपक राजी अब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को हर साल इस उद्देश्य के साथ मनाया जाता है कि किताबों के प्रति लोगों का जो प्रेम है वो बरकरार रहे। जो किताबों से दूर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको किताबों की अहमियत समझाते हुए, उनको किताबों की वैल्यू समझाते हुए अपने भविष्य को संवारने की योजना के लिए तैयार किया जा सके। न सिर्फ किताबें हमें ज्ञान देती हैं, बल्कि किताबें हमें इतिहास की नॉलेज भी देती हैं। किताबें प्रेजेंट में हमको किस तरह जीना है इस बात को लेकर भी हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करती हैं। किताबें हम अपने भविष्य को किस तरह से उज्जवल करें इसको लेकर भी रेखांकित करती यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो किताबें न सिर्फ हमें ज्ञान देती हैं, बल्कि किताबें सबसे अच्छा मित्र मानी जाती हैं। इसलिए किताबों को अपना दोस्त बनाएं और अपने जीवन को एक खुशहाल जिंदगी के रूप में तब्दील करने की कोशिश जरूर करें। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।